कोर कॉन्सेप्ट्स EA पार्ट 1 इंडिविजुअल टैक्सेशन स्टडी यूनिट नंबर 1 फाइलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो स्टडी यूनिट नंबर 1 के हम कोर कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में क्या आता है कि इनकम टैक्स है, यानी कि फेडरल इनकम टैक्स है ये, है ना। फेडरल इनकम टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूएस में बहुत सारे स्टेट्स है और उन स्टेट्स को मिला के एक कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न जाता है जिसको हम बोलते हैं फेडरल इनकम टैक्स। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के यही हमारे यहाँ इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट चलता है, स्टेट वाइज कॉन्सेप्ट नहीं है ना। वहां पे हर स्टेट का इनकम टैक्स होता है लेकिन एक फेडरल इनकम टैक्स भी जाता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? फेडरल इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या हर पर्सन को फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या? है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये माइंड में आना चाहिए। तो किसको किसको रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करने की, जरा हम देखते हैं। इफ यू आर द सिटीजन, यू आर द यूएस सिटीजन आर द रेसिडेंट एलियन, क्या हो? या तो आप यूएस सिटीजन हो या यूएस रेसिडेंट हो। If you are US citizen or the US resident alien, whether you must file the federal income tax return depends on। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है जनरली। क्या क्या है? एक तो ग्रॉस इनकम पर, कि पर्सन की ग्रॉस इनकम क्या है, उसका फाइलिंग स्टेटस क्या है और उसकी एज क्या है। उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है क्या उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं। एक और चीज है जिसको हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, वेदर यू आर द डिपेंडेंट। अगर अगर टैक्स पेयर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपको रिटर्न फाइल करना है आपका और आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको कब रिटर्न फाइल करना है, इसके लिए भी स्पेशल कंडीशंस है। ठीक है ना। तो जनरल कंडीशंस क्या है? जनरल ये तीन वाली कंडीशन है ऊपर वाली। जब भी आप किसी नॉर्मल पर्सन के बारे में बात करोगे, क्या उसको रिटर्न फाइल करना है, तो तीन चीजें दिमाग में आना चाहिए। एक ग्रॉस इनकम, उसका फाइलिंग स्टेटस और उसकी एज। ठीक। अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके लिए कुछ स्पेशल रूल है, वो भी देखेंगे आगे। यू may have to pay a penalty if you are required to file return but fails to do so। आपको अगर रिटर्न फाइल करना है और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है। लेकिन आप ये जानबूझकर करते हो, यानी कि विलफुली फेल कर देते हो, तो फिर उस केस में आप पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी चलाया जा सकता है। ठीक है। तो जनरली पेनल्टी लगती है, लेकिन अगर जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आपको फाइल करना था, आपके ऊपर क्या था, ऑब्लिगेशन था फाइल करने का, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने तीन चीजें देखी थी। क्या क्या चीजें देखी थी? एक तो ग्रॉस इनकम, दूसरी चीज फाइलिंग स्टेटस और तीसरी चीज एज। ये तीन कॉमन फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि किसी पर्सन को रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है। ठीक। तो फाइलिंग स्टेटस क्या है वो हम डिटेल में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। फाइलिंग स्टेटस, है ना। तो अगर आपका फाइलिंग स्टेटस सिंगल है, मतलब आप सिंगल क्या कर रहे हो, आप अनमेरिड हो, या आप आपका पहले कभी मैरिड हुआ था लेकिन वो क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स डिग्री फाइनल हो चुकी है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेपरेट हो चुके हैं पर्सन, तो उस केस में भी उसको सिंगल कंसिडर किया जाता है। वैसे हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं इन पांचों स्टेटस को। पांच फाइलिंग स्टेटस होते हैं, फाइव फाइलिंग स्टेटस। तो उसमें से अगर सिंगल है, अगर कोई है ना सिंगल फाइलिंग स्टेटस में रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी एज 65 के अंडर में है और उसकी ग्रॉस इनकम 12,550, तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? है ना। क्या आप देख रहे हैं? हम उसको रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा? द ग्रॉस इनकम, देन द फाइल अ रिटर्न इफ योर ग्रॉस इनकम वॉज एट लीस्ट। अगर आपकी ग्रॉस इनकम $12,550 है या उससे ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किस केस में? अगर एज 65 के अंडर है। अगर एज 65 या उससे ज्यादा है तो फिर ग्रॉस इनकम क्या देखना है हमें? $14,250 की लिमिट देखना है। मतलब कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन को क्या कर दिया है, थोड़ी सी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर उनकी ग्रॉस इनकम कितनी हो, $14,250 हो, तो ही उनको रिटर्न फाइल करना है। चलिए, अगर आपका फाइलिंग स्टेटस HOH है तो फिर आपकी यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। कितनी लिमिट है? अंडर 65 वालों के लिए 18,800, 65 या उससे ओल्डर के लिए 20,500,
अभी आपको टेंशन नहीं लेना कि ये सिंगल क्या है, एचओएच क्या है ना, ये हम समझने वाले आगे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइलिंग स्टेटस है, और ऐसे कितने फाइलिंग स्टेटस है, 5 फाइलिंग स्टेटस है ना। तो सिंगल, एचओएच, एचओएच किस केस में होता है, यानी कि हेड ऑफ हाउस होल्ड। अगर आप किसी हाउस को चला रहे हो है ना, मतलब कि आपका घर है, मतलब आप क्या हो, उस हाउस के हेड हो, और आप वहां के एक्सपेंसेस बियर करते हो है ना, आपके ऊपर क्या है, फैमिली डिपेंडेंट है, तो उस केस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो एचओएच में। तो उस केस में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि आपका रिटर्न फाइलिंग का क्राइटेरिया कब फुलफिल होगा, जब 18,800 की क्या हो, ग्रॉस इनकम हो। और भी बेनिफिट मिलते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं एचओएच को। मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, अगर आप मेरिड हो और ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हो, तो उस केस में देखो यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है लिमिट। क्या लिमिट हो गई है यहाँ पर, अंडर 65 वालों के लिए बोथ स्पाउस 25,100 है ना, अगर देखा जाए तो इसका डबल हो गया, सिंगल का डबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्राइटेरिया चलेगा, 65 आर ओल्डर, वन स्पाउस। अगर एक स्पाउस की एज कितनी हो गई, 65 या उससे ज्यादा है, तो फिर उस केस में कितना मिलेगा, एक ही स्पाउस के लिए बेनिफिट मिलेगा ना, मतलब 26,450 का यहाँ पर क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो अंडर 65 है तो दोनों की एज 25,100, कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, अगर हम कैलकुलेट करें 26,450 माइनस 25,100, $1,350 का क्या मिल रहा है यहाँ पर, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है सीनियर सिटीजन के केस में। अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो फिर दोनों ही क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो एक पर्सन को कितना है, $1,350 का एडिशनल बेनिफिट है, तो दो को कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो 2,700 हो जाएगा, है ना। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, इसका और इसका, तो 2,700 निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरिड हो, ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर आप मेरिड हो लेकिन सिंगल सेपरेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फिर उस केस में कोई भी एज हो, कोई भी एज हो, आपकी ग्रॉस इनकम अगर $5 है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यानी कि सबसे कम बेनिफिट जो है ना, वो एमएफएस के केस में मिलते हैं। यानी कि यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई पर्सन मेरिड है तो वो ज्वाइंटली रिटर्न फाइल करे, अगर वो सिंगल रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको कम बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है, $5 है। क्वालिफाइंग विडो और विडोअर, इसको क्या क्या पढ़ते हैं, क्वालिफाइंग विडो और विडोअर, है ना, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो क्वालिफाइंग विडो और विडोअर अंडर एज 65 है तो 25,100। अगर देखा जाए तो ये लिमिट तो सेम है, किसके जैसी है, एमएफजे जैसी है। मतलब क्वालिफाइंग विडो और विडोर को जो बेनिफिट मिलते हैं वो एमएफजे वाले बेनिफिट मिलते हैं, है ना। जनरली कैसे बेनिफिट मिलते हैं इनको, एमएफजे के इक्विवेलेंट बेनिफिट मिलते हैं। चलिए, तो ये लिमिट आप देख लेना डिटेल में, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, 2-3 बार रीड कर लोगे तो आपको ये लिमिट्स याद हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फोकस है आज का वो फाइलिंग स्टेटस पे है। चलिए, एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें एज, ये एज कैसे फाइंड आउट करें, है ना, ये 65 या 65 ईयर्स ओल्ड। तो देखो यहाँ पर क्राइटेरिया डायरेक्टली दिया हुआ इन्होंने, इफ यू आर इफ यू वर बोर्न बिफोर January 2 1957 you are considered to be a 65 or older at the end of the 2021। अगर किसी का बर्थ कब हो रहा है, 2 जनवरी से पहले, यानी कि 1 जनवरी 1957, तो उसको कंसिडर्ड किया जाएगा 2021 में 65 ईयर और ओल्डर, मतलब उसको सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। तो आपको अब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको ये डेट याद रखना है, बस ये डेट याद रखना है। इसके अगर पहले बर्थ हुआ है तो फिर सीनियर सिटीजन हो। Considered your spouse or the taxpayer to be the 65 or older at the end of the 2021 only if he or she was 65 or older at the time of the death. Even if your spouse, a taxpayer, was born before January 2nd, 1957, he or she is not considered 65 or older at the end of the 2021 unless he or she was the 65 or the older at the time of death। इसका क्या मीनिंग है, देखो अगर बीच में अगर किसी की डेथ हो गई तो फिर उस केस में क्या होगा,
अगर 65 ईयर होने से पहले ही, हम तो 2021 के एंड में देखते हैं, जो भी क्राइटेरिया देखते हैं एज का, वो कब देखेंगे? रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम है वो कब देखा जाता है ना? वैसे तो रिटर्न फाइलिंग की डेट डिफरेंट है, लेकिन आप ईयर एंड पर देखोगे ना, टैक्स ईयर आपका कब एंड हो रहा है, तो टैक्स ईयर के एंड पर आप देखोगे कि एज का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर उसके पहले ही अगर डेथ हो गई तो फिर क्या करेंगे उस केस में? तो क्या हम 65 ईयर्स ओल्ड माने या ना माने? क्या लगता है आपको प्रोविजन पढ़ के? बताइए चैट बॉक्स में, क्या लगता है आपको प्रोविजन पढ़ के? अगर किसी टैक्स पेयर की डेथ पहले ही हो रही है, वो डेथ के टाइम होना चाहिए। कब देखेंगे? जब उसकी डेथ आ रही है, जब उसकी डेथ हो रही है उस टाइम पर 65 का होना चाहिए, है ना? तो फिर हम ईयर एंड का थोड़ी ना वेट करेंगे, क्योंकि वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उस टाइम पर। ठीक है ना? तो आपको कब देखना है? डेथ के टाइम पर देखना है, फिर आप ईयर एंड पर नहीं देखोगे। कॉन्सेप्ट छोटा सा है। अगर डेथ हो जाती है पहले ही, तो फिर उस केस में क्या करना है? उस केस में हम जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन देखेंगे क्या एज है। अगर 65 की एज उस दिन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो सीनियर सिटीजन मानेंगे डिसीज्ड स्पाउस को, अदरवाइज नहीं मानेंगे। A person is considered to be the reach age 65 on the day before his or her 65th बर्थडे। हम ऐसा भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके 65th बर्थडे से पहले ही उसको क्या मान लिया जाएगा? 65 का मान लिया जाएगा, है ना? क्योंकि हम काउंट कैसे करते हैं? डे डे वाइज काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो। यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, उन्होंने फिक्स डेट दे दी हमें, या हर साल आपकी डेट चेंज होगी, हर साल ये डेट चेंज होगी, ध्यान रखना। अभी हम 2021 के लिए देख रहे हैं, जब हम 2022 के लिए देखेंगे तो हम क्या करेंगे? कंसिडर्ड एक साल इधर भी बढ़ाते जाएंगे, है ना? तो ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है जब आप 2022 के लिए देखोगे, 23 के लिए देखोगे, तो ये ईयर ऑटोमेटिकली आप इंक्रीज करते जाना। तो बहुत सिंप्लीफाइड करके दे दिया इन्होंने। कुछ भी डेट बीच की देखने की जरूरत नहीं है, कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप देखो 2 जनवरी से पहले कंप्लीट हो रहा है क्या? ठीक, चलो। If you did not live with your spouse at the end of the 2021 or on the date of the your spouse died and your gross income was at least $5, you must file a return regardless of your age, है ना? ये हमने देख लिया पॉइंट, यहाँ पर समरी में गिवन है ये वाला पॉइंट। एमएफएस के केस में क्या होगा? अगर आप मेरिड हो लेकिन सेपरेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, है ना, यही पॉइंट यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। इफ यू डिड नॉट लिव विद योर स्पाउस एट द एंड of 2021 and your gross income was at least $5, you must file a return regardless of your age. Even if you don't have to file, you should file the tax return if you can get money back. That example, you had income tax withheld from your pay. देखो, आपको ये क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको रिटर्न कब फाइल करना है। सपोज दैट आप इस क्राइटेरिया के अंडर में ही हो, ठीक है ना? आपकी ग्रॉस इनकम मान के चलो, आप सिंगल हो, अंडर 65 हो, और $10,000 आपकी क्या है? ग्रॉस इनकम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स से रिफंड लेना है, आपका क्या है? टीडीएस काट लिया है गवर्नमेंट ने, है ना, टीडीएस विद होल्ड कर दिया है, तो फिर उस केस में आपको रिफंड लेना है गवर्नमेंट से, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना। भले ही आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करके वो रिफंड लेना पड़ेगा। इवन इफ यू डोंट हैव टू फाइल, यू शुड फाइल अ टैक्स रिटर्न इफ यू कैन नॉट गेट, इफ यू कैन गेट मनी बैक। चलिए, अब आते हैं हम फाइलिंग स्टेटस पर। मेन जो हमारा आज का ये है फाइलिंग स्टेटस। योर फाइलिंग स्टेटस जनरली डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर द सिंगल आर द मैरिड। अब देखो ये फाइलिंग स्टेटस क्या चीज है? फाइलिंग स्टेटस दो चीजों पर डिपेंड, एक चीज पर डिपेंड करेगा कि आप मैरिड हो या अनमेरिड हो। सिंपल सी बात, मतलब कि आप सिंगल हो या मैरिड हो।
वेदर यू आर द सिंगल आर द मेरिट इज डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। कब देखना है आपको ये मेरिटियल स्टेटस, कब देखना है आपको मेरिटियल स्टेटस देखना है एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर विच इज द 31st दिसंबर फॉर द मोस्ट टैक्स पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स ईयर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो समझना चाहिए। टैक्स ईयर का मतलब आगे वाली स्लाइड में है, चलो पहले बता देता हूं मैं। द टैक्स ईयर यू कैन यूज आर कैलेंडर ईयर। टैक्स ईयर आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और जनरली कैलेंडर ईयर ही सब फॉलो करते हैं, लेकिन आप फिजिकल ईयर भी फॉलो कर सकते हो। अब कैलेंडर ईयर क्या है और फिजिकल ईयर क्या है पहले वो समझते हैं। कैलेंडर ईयर मतलब 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स बिगिनिंग जनवरी 1 एंड एंडिंग 31 दिसंबर, यानी कि आपका कैलेंडर ईयर क्या है जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक, इसको टैक्स ईयर बोलेंगे हम, ठीक है। फिजिकल ईयर को भी टैक्स ईयर माना जा सकता है। ये कितने मंथ का होता है 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ एंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ एनी मंथ एक्सेप्ट दिसंबर। मतलब अगर दिसंबर को एंड हो रहा है तो फिर तो वो कैलेंडर ईयर ही माना जाएगा ना। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि आप किसी भी पीरियड को क्या मान सकते हो फिजिकल ईयर मान सकते हो, कोई से भी 12 मंथ ले लो, आप कहीं से भी चालू कर दो। आप मार्च से चालू करो और फरवरी में एंड कर दो तो वो आपका टैक्स ईयर बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप टैक्स ईयर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आपका चॉइस जो है वो दिसंबर को एंड नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब वो फिजिकल ईयर कब एंड होना चाहिए, दिसंबर को छोड़ के उसके पहले या उसके बाद कभी भी एंड हो सकता है। तो नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफ टैक्स पेयर कैलेंडर ईयर को ही टैक्स ईयर मानते हैं, मतलब कि उसको ही फॉलो करते हैं। इसलिए इन्होंने ये वर्ड लिखा हुआ है विच इज द दिसंबर 31st फॉर द मोस्ट टैक्स पेयर। You must determine your filing status before you can determine whether you must file a tax return, your standard deduction and your tax. Also use your filing status to determine whether you are eligible to claim certain other deductions and the credit। देखो आप फाइलिंग स्टेटस क्यों फाइंड आउट करते हो, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं, नहीं, ये आपको और भी चीजों में काम आता है। आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, आपको कितनी डिडक्शंस मिलेगी, आपको कितनी क्रेडिट्स मिलेगी, ये वहां पर भी आपके काम आने वाला है। यानी कि जो डिडक्शंस दी गई है, जो क्रेडिट दी गई है ना, अदर टैक्स बेनिफिट जो है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होते हैं, आपके फाइलिंग स्टेटस के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। चलिए तो देखते हैं फाइलिंग स्टेटस। देयर आर द 5 फाइलिंग स्टेटस। मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड और क्वालिफाइंग विडो और विडोअर और सिंगल, ये 5 फाइलिंग स्टेटस है। देयर आर 5 फाइलिंग स्टेटस और इनके शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं साइड में, क्या क्या एब्रिविएशन यूज करते हैं। मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए अब हम बोलेंगे एमएफजे। मेरिट फाइलिंग सेपरेटली के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर एमएफएस। हेड ऑफ हाउस होल्ड एचओएच और क्वालिफाइंग विडो और विडोअर के लिए हम क्यूडब्ल्यू यूज करेंगे। सिंगल के लिए कुछ भी नहीं है। If more than one filing status applies to you, choose the one that will give you lowest tax। यहाँ पर टैक्स रह गया है ना, जहां पर आपकी लोएस्ट टैक्स लाइबिलिटी आ रही आप उसी स्टेटस को चूज करोगे, है ना। सपोज दैट आप हो सकता है ना एक से ज्यादा फाइलिंग स्टेटस में फॉलो हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरिड हो और मेरिट में आप दो चीजों में क्या कर सकते हो, या तो एमएफजे में फाइल कर सकते हो या एमएफएस में फाइल कर सकते हो। तो आपको देखना है, आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले समरी बनाना है। एमएफएस में फाइल करें तो आप पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, अगर एमएफजे में अगर फाइल करोगे तो कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। जहां पर भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है उस फाइलिंग स्टेटस में आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने ऐसी दो सिचुएशन आ जाए कि दो फाइलिंग स्टेटस आपके सामने है, मतलब दो में आप फॉल हो रहे हो, तो आप उसमें से देख लो मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है आपके लिए, ये आपके सामने चॉइस है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे आगे। मेरिटियल स्टेटस, अब मेरिटियल स्टेटस का क्या रोल है अभी हमने देखा। इन जनरल योर फाइलिंग स्टेटस डिपेंड ऑन वेदर यू आर द कंसिडर्ड मेरिड और अनमेरिड। अनमेरिड, अनमेरिड का मतलब क्या होता है, unmarried, you are considered unmarried for the whole year if on the last day of your tax year you are either unmarried or legally separated from the spouse under the divorce or the separate maintenance degree। मतलब कि अनमेरिड का मतलब क्या होता है, अनमेरिड का मतलब होता है या तो कभी भी मेरिड ना किया हो या मेरिड किया हो और अब लीगली सेपरेट हो गया हो, तो ये मीनिंग आता है। जब हम सिंगल पढ़ेंगे ना तो इसका रिलेवेंस आएगा वहां पर। चलिए तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एमएफजे से। मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, तो मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली
नाम से ही क्लियर है कि ये वाला फाइलिंग स्टेटस कब मिलेगा। ये वाला फाइलिंग स्टेटस तभी मिलेगा जब पर्सन मैरिड हो। The taxpayer can choose the merit filing jointly as their filing status if they are considered married and both spouse agree to file a jointly। दोनों स्पाउस क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। एक स्पाउस बोल रहा है कि नहीं मैं तो सिंगल फाइल करूंगा, सेपरेट रिटर्न फाइल करूंगा, तो फिर उस केस में एमएफजे में रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है ना, दोनों एग्री होना चाहिए। ऑन अ ज्वाइंट रिटर्न बोथ स्पाउस रिपोर्ट कंबाइंड इनकम एंड द डिडक्ट कंबाइंड अलाउएबल एक्सपेंसेस, है ना, वो अपनी कंबाइंड इनकम दिखाएंगे, उस पर कंबाइंड अलाउएबल एक्सपेंसेस दिखाएंगे। टैक्स पेयर कैन फाइल अ ज्वाइंट रिटर्न इवन इफ वन ऑफ द स्पाउस हैड नो इनकम और डिडक्शन। ज्वाइंट रिटर्न तब भी फाइल किया जा सकता है अगर एक स्पाउस की कोई इनकम नहीं है और ना ही उसका कोई डिडक्शन है, फिर भी फाइल कर सकते हैं, हाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कि एक स्पाउस की जीरो इनकम है, जीरो डिडक्शन है, फिर भी ज्वाइंट रिटर्न फाइल किया जा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। If you and your spouse decide to file joint return, your tax may be lower than your combined tax for the अदर फाइलिंग स्टेटस, है ना। जब आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हो तो हो सकता है कि आपके टैक्स लाइबिलिटी कम आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलते हैं ना वो एमएफजे के स्टेटस में मिलते हैं। Also, your standard deductions may be higher and you may qualify for the tax benefit that do not apply to other filing status, है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिल सकते हैं, हायर टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं जो आपको अदर स्टेटस में नहीं मिलते। स्पाउस डाइट के केस में, है ना, अब ये तो नॉर्मल केस हो गया कि अगर आप मैरिड हो तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो ज्वाइंटली, ठीक है, और दोनों एग्री हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलो किसी स्पाउस की डेथ हो गई है, कब हो गई है डेथ, 31st रिटर्न फाइलिंग से पहले क्या हो गई है, डेथ हो गई, यानी कि आपके टैक्स ईयर एंड होने से पहले ही क्या हो गई है, डेथ हो गई। हम स्टेटस कब चेक करते हैं, मैरिटल स्टेटस चेक करते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। फिर उस केस में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, spouse died, if your spouse died during the year you are considered married for the whole year and can choose married filing jointly as a filing status। यानी कि यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है, अगर डेथ हो जाती है तो हम लास्ट डे नहीं देखेंगे, हमें लास्ट डे का इंतजार नहीं करना है, हमें क्या देखना चाहिए फिर, हमें जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन उनका मैरिटल स्टेटस देख लो। यू आर कंसिडर्ड द मेरिट फॉर द होल ईयर, है ना। और अगर उस दिन अगर वो क्या है, मैरिटल स्टेटस है उनका, तो हम पूरे ईयर के लिए क्या मान लेंगे, हम उनका मैरिटल स्टेटस मान लेंगे, यानी कि हम ये मानेंगे कि वो मैरिड है और वो ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डाइवोर्स पर्सन, डाइवोर्स के केस में क्या होगा फिर, ये तो था डेथ के केस में। इफ यू आर द डाइवोर्स अंडर द फाइनल डिक्री बाय द लास्ट डे ऑफ द ईयर यू आर कंसिडर्ड अनमेरिड फॉर द होल ईयर एंड यू कैन नॉट चूज द मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली एज योर फाइलिंग स्टेटस। अगर डाइवोर्स डिग्री फाइनल हो रही है, कब हो रही है फाइनल, ऑन द लास्ट डे, क्योंकि देखो हम मैरिटल स्टेटस कब देखते हैं, लास्ट डेट पर देखते हैं। अगर लास्ट डेट पर ही क्या आ जाए, डिसीजन आ जाए, क्या हो गया कि फाइनल हो गई है, डाइवोर्स डिग्री फाइनल हो गई है, कोर्ट ने क्या लगा दिया है, साइन कर दिए, मतलब फाइनल हो गई उनकी डिग्री, डाइवोर्स हो गया उनका, फाइनलाइज हो गया, और ये लास्ट डे पर हो रहा है, तो क्या करें हम, क्या हम उनको मेरिड माने या उसको अनमेरिड माने। हम उनको अनमेरिड मानेंगे, मतलब कि इंटायर पीरियड के लिए उनका मेरिटल स्टेटस क्या माना जाएगा, अनमेरिड माना जाएगा। यू आर कंसिडर्ड अनमेरिड फॉर द होल ईयर एंड यू कैन नॉट चूज मेरिड फाइलिंग ज्वाइंटली एज योर फाइलिंग स्टेटस, मतलब कि डाइवोर्स के केस में ज्वाइंट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। क्या ऐसा है, क्या कभी भी नहीं कर सकते। देखो डाइवोर्स हो गया इस बार, समझना, मान के चलो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है टैक्स पेयर, डाइवोर्स हो गया अक्टूबर में और रीमेरी कर लिया उसने, रीमेरी कर लिया, तो जो नए स्पाउस के साथ में वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है ना। तो नए वाले स्पाउस के साथ में ज्वाइंट रिटर्न फाइल किया जा सकता है। एनआरए स्पाउस के केस में क्या होगा, क्या ज्वाइंट रिटर्न फाइल किया जा सकता है अगर स्पाउस नॉन रेसिडेंट एलियन है, कैसा है, रेसिडेंट एलियन नहीं, नॉन रेसिडेंट एलियन है। अब ये नॉन रेसिडेंट एलियन क्या है ये हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि नॉन रेसिडेंट स्पाउस मतलब कि ये यूएस का रेसिडेंट नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना।
A joint return is not allowed if one spouse was the non-resident alien. मतलब एनआरए स्पाउस के केस में ज्वाइंट रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये एनआरए कब देखना है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अगर वो किसी भी टाइम पर एनआरए था एक स्पाउस, तो ज्वाइंट रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता, अनलेस द यूएस सिटीजन एंड एनआरए स्पाउस सो इलेक्टेड एंड एग्री टू बी टैक्स्ड ऑन देयर वर्ल्ड वाइड इनकम। लेकिन एक ऑप्शन है, उस एक ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्या ऑप्शन है? जो यूएस सिटीजन स्पाउस है एंड जो एनआरए स्पाउस है, वो एक ऑप्शन इलेक्ट कर लेते हैं। क्या ऑप्शन होता है? ये एनआरए स्पाउस ये बोलता है कि मुझे क्या मान लिया जाए, यूएस का रेसिडेंट ही मान लिया जाए। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में उस एनआरए की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल हो जाती है। हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो रेसिडेंट एलियन होता है, जो यूएस का सिटीजन और रेसिडेंट एलियन होता है, उनकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट एलियन होता है, आउट केवल उसकी यूएस सोर्स बेस्ड इनकम ही क्या होती है, टैक्सेबल होती है। क्योंकि हम यूएस में क्या कर रहे हैं, फेडरल इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। सपोज दैट कोई पर्सन है इंडिया का, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या निकल के आ रहा है, उसका नॉन रेसिडेंट एलियन है, वो यूएस के लिए फेडरल इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एनआरए है। तो उसकी केवल यूएस सोर्स की इनकम ही टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर कोई रेसिडेंट एलियन है यूएस का, तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है ना। तो क्या बोल रही है, अगर कोई एनआरए स्पाउस इलेक्ट कर लेता है एग्री टू बी टैक्स्ड ऑन देयर वर्ल्ड वाइड इनकम, तो फिर उसको ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? स्पाउस की डेथ हो जाए उस केस में क्या होगा, डाइवोर्स पर्सन हो उस केस में क्या होगा, एनआरए स्पाउस हो तो उस केस में क्या होगा। ठीक। मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, एमएफएस में रिटर्न कब फाइल करना है ना। यू कैन चूज मेरिट फाइलिंग सेपरेटली एज योर फाइलिंग स्टेटस इफ यू आर द मेरिड, है ना। मेरिड हो तभी ये स्टेटस मिलेगा। दिस फाइलिंग स्टेटस में बेनिफिट यू इफ यू वांट टू बी responsible only for your own tax, or if it is result in the less tax than the filing jointly। मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहा है एमएफएस में, तो आप एमएफएस में फाइल करोगे। ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते आप टैक्स की, तो उस केस में भी आप क्या करते हो, एमएफएस का रास्ता चुनते हो। दिस फाइलिंग स्टेटस में बेनिफिट इफ यू वांट टू बी रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर योर ऑन टैक्स। आप खुद के इनकम के लिए ही टैक्सेबल बनना चाहते हो तो एमएफएस में फाइल कर दो। बस बहुत कम बेनिफिट होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम बेनिफिट जो है वो एमएफएस वाले को मिलते हैं। अगर कोई एमएफएस में फाइल कर रहा है रिटर्न, तो उसको सबसे कम बेनिफिट मिलते हैं इनकम टैक्स में। तो डिस्करेज करता है अगर टैक्स डिपार्टमेंट देखा जाए तो एमएफएस में फाइल करने के लिए। If you and your spouse do not agree to file a joint return, you must use this filing status unless you qualify for the head of household status, है ना। आप एचओएच में भी फाइल कर सकते हो, लेकिन एचओएच में फाइल करने के लिए आपको वहां क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्या क्वालिफाई कंडीशन है, वो हम जब एचओएच पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। You may be able to choose head of household filing status if you are considered unmarried because you live apart from your spouse and the meet certain test। This can apply you even if you are not divorced or the legally separated, है ना। मतलब क्या है, जब हम एचओएच का पढ़ेंगे एक्सप्लेन लेटर, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। कि अगर कोई मेरिड पर्सन है, अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए, अनमेरिड ट्रीट कर लिया जाए, तो वो एमएफएस में फाइल कर सकता है। चलो आते हैं एचओएच पर। यू मे बी एबल टू फाइल एज अ एचओएच इफ यू मीट ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। यानी कि आप हेड ऑफ हाउस होल्ड के फाइलिंग स्टेटस में कब रिटर्न फाइल कर सकते हो। यू आर द अनमेरिड, जब आप अनमेरिड हो तब एचओएच का फाइलिंग स्टेटस आपको मिल सकता है। आर कंसिडर्ड अनमेरिड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब कि अगर कोई पर्सन मेरिड है, उसको कंसीडर्ड कर लिया जाता है अनमेरिड, तो भी वो एचओएच में रिटर्न फाइल कर सकता है।
यानी कि देखो एचओएच में रिटर्न फाइल कौन कर सकता है? अनमेरिड तो कर ही सकता है, कोई मेरिड है अगर उसको कंसिडर कर लिया जाए अनमेरिड तो वो भी कर सकता है एचओएच में। और क्या कंडीशन है? यू पेड मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग अप अ होम फॉर द ईयर, आपने 50% से ज्यादा कॉस्ट पे करी है फॉर कीपिंग अप द होम। मतलब कि जो भी घर का खर्चा है, जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, उस कॉमन एक्सपेंडिचर में आप 50% से ज्यादा क्या करते हो? पेमेंट करते हो, है ना। जैसे हाउस का रेंट हो गया, मतलब कॉमन एक्सपेंसेस होना चाहिए, हाउस का रेंट हो गया, हाउस की क्लीनिंग हो गई, एटसेट्रा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये कौन पे कर रहा है? ये आपकी पूरी फैमिली मिलके पे कर रही है, लेकिन आपका कितना पोर्शन है? आप 50% से ज्यादा पे करते हो। सपोज दैट बिल है, रेंट है 10,000 का और आप $5,001 पे करते हो, मतलब कि आप 50% से ज्यादा पे कर रहे हो, यानी कि आप हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में आने के लिए तैयार हो। पॉइंट नंबर 3, अ क्वालिफाइंग पर्सन लिव्ड विद यू, क्वालिफाइंग पर्सन लिव्ड विद यू इन द होम फॉर द मोर देन हाफ द ईयर। देखो यहाँ पर क्वालिफाइंग पर्सन, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड, है ना। क्वालिफाइंग पर्सन की डेफिनेशन आगे दी है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अ क्वालिफाइंग पर्सन लिव्ड विद, मतलब यहाँ पर कोई पर्सन है, उसके ऊपर कोई ना कोई क्वालिफाइंग पर्सन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि डिपेंडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए उसके ऊपर, तभी वो हेड ऑफ हाउस होल्ड बन सकता है। देखो कोई सिंगल पर्सन तो एचओएच का स्टेटस नहीं ले सकता। अगर उसको एचओएच का स्टेटस लेना है तो उसके ऊपर कोई ना कोई पर्सन क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना ही चाहिए, तभी वो इस फाइलिंग स्टेटस में रिटर्न फाइल कर सकता है। तो क्या बोल रहा है पॉइंट? अ क्वालिफाइंग पर्सन लिव्ड विद यू इन द होम फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द ईयर। और कितने दिन वो साथ में रहना चाहिए क्वालिफाइंग पर्सन? मोर देन 6 मंथ वो आपके साथ में रहना चाहिए, तभी तो ये माना जाएगा ना कि अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सेप्ट फॉर द टेम्पररी अब्सेंस सच एज ए स्कूल, लेकिन मान के चलो वो टेम्पररी अब्सेंस है, क्यों अब्सेंस है? स्कूल के कारण, मतलब कि कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया सच एज ए स्कूल, टेम्पररी अब्सेंस है जिसके कारण वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड है ना, वो हॉस्टल में रहता है स्टडी करने के लिए, तो फिर इस केस में हम क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग पर्सन मानेंगे कि वो हमारे साथ में ही रह रहा है, भले ही वो हॉस्टल में रह रहा है, फिर भी हम ये मानेंगे कि वो हमारे साथ में ही है ना। वो टेम्पररी एब्सेंस है। However, if the qualifying person is your dependent parent, he or she does not have to live with you. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया है, पेरेंट को, डिपेंडेंट पेरेंट को साथ में रहने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो एचओएच का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से रिपीट करता हूं, एचओएच का स्टेटस किसको मिलेगा? क्या मेरिट पर्सन को मिलेगा क्या? मिल सकता है अगर उसको कंसीडर्ड कर लिया जाए अनमेरिड। अब ये कब कंसीडर्ड करेंगे आगे देखेंगे, कंडीशन दी हुई है ना। अनमेरिड तो करेगा ही, अनमेरिड, अनमेरिड जो है पर्सन वो एचओएच में रिटर्न फाइल कर सकता है, मेरिट भी कर सकता है, लेकिन कब? जब उसे कंसीडर कर लिया जाए अनमेरिड। बस इतना सा ही याद रखना है, 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मोर देन 50% वो क्या करता है? कॉस्ट बियर करता हो होम की। तीसरी चीज, क्वालिफाइंग पर्सन होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंडेंट, सीधी सी बात है, क्वालिफाइंग पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा वो। कितने दिन रहना है साथ में? मोर देन 6 मंथ। ठीक है, लेकिन ये जो 6 मंथ वाली कंडीशन है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी? डिपेंडेंट पेरेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब डिपेंडेंट पेरेंट किसी और होम में रहते हैं चलेगा, किसी और प्लेस पर रहते चलेगा, ठीक है ना। क्वालिफाइंग पर्सन मोर देन 6 मंथ साथ में रहना चाहिए, लेकिन अगर टेम्पररी एब्सेंस है सच एज ए स्कूल तो ये एक्सेप्शन है इसका, है ना। नॉन रेसिडेंट एलियन स्पाउस, you are considered unmarried for the head of household purpose if your spouse was the non-resident alien at any time during the year and you don't choose to treat your non-resident spouse as a resident alien। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट एलियन है, स्पाउस क्या है? नॉन रेसिडेंट एलियन है, तो क्या एचओएच में रिटर्न फाइल किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन तो ये आ रहा है। मतलब पर्सन मेरिड है और उसका स्पाउस क्या है? नॉन रेसिडेंट एलियन है, तो हाँ एचओएच में रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन कब नहीं किया जा सकता? अगर उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया कि मुझे कंसिडर किया जाए
यहाँ का रेसिडेंट, यानी कि वो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स देने के लिए तैयार है, तो फिर उस केस में वो क्या बन जाएगा, फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। वापस पढ़ता हूँ पॉइंट। You are the considered unmarried for the head of household purpose if your spouse was a non-resident alien at any time during the year and you don't choose to treat your non-resident spouse as a resident alien. However, your spouse is not a qualifying person for the head of household purpose. You must have another qualifying person and meet the other test to be eligible to file as a हेड ऑफ हाउस होल्डर। यानी कि जो आपका स्पाउस है उसको क्वालिफाइंग पर्सन नहीं माना जाता है ना। क्वालिफाइंग पर्सन किसको मानेंगे, उसके अलावा कोई पर्सन होगा तो क्वालिफाइंग पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। चॉइस टू ट्रीट स्पाउस एज अ रेसिडेंट, यू आर कंसिडर्ड मेरिड इफ यू आर चूज टू ट्रीट योर स्पाउस एज अ रेसिडेंट एलियन। देखो सिंपल सा मतलब है, आपने जैसे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट एलियन को रेसिडेंट एलियन की तरह ऑप्ट कर लिया है ना, वो ऑप्शन आपने चूज कर लिया, तो फिर आप एचओएच में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये एचओएच के पीछे का लॉजिक हमेशा आपको याद होना चाहिए, आपको ये कंडीशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। एचओएच मतलब हेड ऑफ हाउस होल्ड, है ना। कब बनेगा हेड ऑफ हाउस होल्ड, जब उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट हो। क्या हो, डिपेंडेंट। उस डिपेंडेंट को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्वालिफाइंग पर्सन। अब वो डिपेंडेंट क्या होना चाहिए, हमारे साथ में रहना चाहिए, कितने दिन, 6 महीने से ज्यादा, लेकिन टेम्परेरी एब्सेंस है चलेगा। लेकिन डिपेंडेंट अगर पेरेंट है तो फिर उनका साथ में रहना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या सिर्फ क्वालिफाइंग पर्सन होने से ही हम एचओएच बन जाएंगे क्या, नहीं। हम घर के मोर देन 50% एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो मेन कंडीशन है। ऊपर वाली कंडीशन तो मेरिड अनमेरिड वाली है, अनमेरिड होना चाहिए, अनमेरिड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरिड है तो उसको कंसिडर्ड कर लो अनमेरिड, तो एचओएच का स्टेटस मिल जाएगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं एचओएच के स्टेटस, एचओएच के स्टेटस में ज्यादा बेनिफिट है ना। अगर आप सिंगल फाइल करोगे तो आपको कम बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन एचओएच में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। चलो, कॉस्ट ऑफ अपकीपिंग जो अभी हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी कॉस्ट, अगर मैं जनरल पॉइंट बोलूं तो कॉमन कॉस्ट है ना, नॉट इंडिविजुअल कॉस्ट। तो देखो अगर इस पॉइंट को पढ़ोगे ना, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए, अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉमन कॉस्ट की बात चल रही है। तो कॉस्ट ऑफ कीपिंग अप अ होम इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ कीपिंग अप अ होम एक्सपेंसेस सच एज rent, mortgage interest, real estate taxes, insurance on the home, repairs, utilities, food eaten in the home। मतलब ये कैसे कॉमन एक्सपेंडिचर है, किसी इंडिविजुअल पर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे। लेकिन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है इसमें, डोंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग, ये एक पर्सनल हो गया, इंडिविजुअल पर हो रहा है। एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेकेशन, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये कैसे एक्सपेंसेस है, ये किसी इंडिविजुअल पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसके लिए ये कॉमन एक्सपेंडिचर नहीं है ना। इसको बाहर रखा गया है। अगर कोई पर्सन ये पे कर रहा है तो जब हम 50% वाला क्राइटेरिया काउंट करेंगे तो हमें कौन से वाले लेना है, ओनली ये ऊपर वाले लेना है ना। इसके बेसिस पर ही हमें क्या करना है, 50% से ज्यादा अगर पे कर रहा है तो हम एचओएच के क्राइटेरिया में लेके आएंगे, अदरवाइज नहीं लेके आएंगे। चलो, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर मेरिट को कंसिडर कर लिया जाए अनमेरिड तो वो एचओएच में रिटर्न फाइल कर सकता है ना। तो क्या कंडीशन है एक मेरिड पर्सन को अनमेरिड मानने में। अ मेरिड इंडिविजुअल हु लिव्स विद द डिपेंडेंट अपार्ट फ्रॉम द स्पाउस विल बी कंसिडर्ड अनमेरिड एंड क्वालिफाई फॉर द एचओएच स्टेटस इफ फॉर द टैक्स ईयर द इंडिविजुअल फाइल्स सेपरेटली। तो सबसे पहली चीज तो वो सेपरेटली रिटर्न फाइल कर रहा है, कौन, स्पाउस जो है वो सेपरेटली रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर वो ज्वाइंट कर रहा है तो फिर वो एमएफजे में क्वालिफाई चला जाएगा, तो यहाँ की तो बात ही नहीं आएगी। तो स्पाउस क्या कर रहा है, सेपरेट रिटर्न फाइल कर रहा है। द इंडिविजुअल पे मोर देन 50% टूवर्ड्स मेंटेनिंग द हाउस होल्ड, वो क्या करता है 50% से ज्यादा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे कर रहा है। द स्पाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड फॉर लास्ट 6 मंथ। हमें देखना है, देखो मेरिड पर्सन के बारे में देख रहे हैं तो मेरिड पर्सन में यहाँ क्या बोल रहे हैं कि स्पाउस जो है वो साथ में नहीं रहना चाहिए, और ये कब देखना है हमें, लास्ट 6 मंथ में। द स्पाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ। फोर्थ,
The household is the principal home of the individual's child, stepchild, or the qualified foster child for more than half the year. मतलब जो क्वालिफाइंग पर्सन की बात कर रहे हैं ना, जिनको साथ में रहना चाहिए पेरेंट्स को छोड़ के, जैसे चाइल्ड हो गया, है ना, स्टेप चाइल्ड हो गया, क्वालिफाइंग फोस्टर चाइल्ड हो गया, ये कहां पर रहेंगे? तो जो हाउस होल्ड, द हाउस होल्ड इज द प्रिंसिपल होम, तो ये जहां पर रह रहे हैं वो प्रिंसिपल होम होना चाहिए किसका? टैक्स पेयर का। द हाउस होल्ड इज द प्रिंसिपल होम ऑफ द individual's child, step child or the qualified foster child for more than half year, और कितने पीरियड के लिए होना चाहिए? फॉर द मोर देन हाफ ईयर। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि कंडीशन क्या है? 6 महीने से ज्यादा साथ में हो तभी उसको क्या मानते हैं? क्वालिफाइंग पर्सन मानते हैं। एंड द इंडिविजुअल कैन क्लेम द चाइल्ड एज अ डिपेंडेंट, और हम उस चाइल्ड को क्या मान रहे हैं? हमारे हमारे रिटर्न में हम उसको डिपेंडेंट मान रहे हैं। द इंडिविजुअल कैन क्लेम द चाइल्ड एज अ डिपेंडेंट, अगर हम उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम उस केस में एचओएस में रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। मतलब कि अगर कोई पर्सन है, मेरिड है, तो उसको अनमेरिड कब माना जाएगा? जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होगी तब उसको क्या मान लिया जाएगा? अनमेरिड मान लिया जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है फटाफट देख लेते हैं। इंडिविजुअल फाइल्स सेपरेटली, द इंडिविजुअल पे मोर देन 50%, द स्पाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ, द हाउस होल्ड इज द प्रिंसिपल होम होना चाहिए, हाउस होल्ड क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होम होना चाहिए क्वालिफाइंग पर्सन के लिए फॉर मोर देन हाफ ईयर, एंड द इंडिविजुअल कैन क्लेम द चाइल्ड एज अ डिपेंडेंट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हेक्टर एंड द मारिया आर द मैरिड विद वन चाइल्ड। हेक्टर मूव्स आउट ऑफ द रेसिडेंस इन द मे। क्या हो रहा है यहाँ पर? हेक्टर एंड द मारिया आर द मैरिड विद वन चाइल्ड, उनका एक चाइल्ड है। हेक्टर मूव आउट ऑफ रेसिडेंस इन द मे, दे आर नॉट डाइवोर्स्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। Maria maintained the household for the remainder of the year and claim the child on her individual tax return. Maria may claim head of household status. Hector would then be required to file as a merit filing separately, है ना? तो यहाँ पर देखो, क्या ये दोनों मेरिट पर्सन है? यस मेरिड है। क्या डाइवोर्स हो चुका है क्या? नहीं, डाइवोर्स नहीं हुआ है, मतलब ये मेरिट पर्सन है। तो क्या ये एचओएच में फाइल कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पर कोई एक पर्सन ही फाइल करेगा ऑब्वियसली। तो मारिया की बात चल रही है, क्या मारिया फाइल कर सकती है क्या? तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या कंडीशन है। दोनों मेरिड होना चाहिए, ठीक है, मेरिड है तो इनको कंसिडर करेंगे हम अनमेरिड। तो क्या क्या कंडीशन है? पहली चीज, जो स्पाउस है वो सेपरेटली रिटर्न फाइल कर रहा है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक। दूसरी कंडीशन, मोर देन 50% एक्सपेंसेस बियर कर रही है। हाँ, यहाँ तो मारिया 100% बियर कर रही है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 100%। मारिया मेंटेन द हाउस होल्डर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, मतलब मई के बाद, जून जुलाई अगस्त, जून से लेकर दिसंबर तक, मोर देन 6 मंथ। एंड क्लेम द चाइल्ड ऑन हर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, और उसको डिपेंडेंट अपने रिटर्न पर दिखा दी। मारिया में क्लेम हेड ऑफ हाउस होल्ड स्टेटस। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। क्वालिफाइंग विडो और विडोर, अब ये स्टेटस कब मिलता है? तो पहली चीज, ये स्टेटस कब मिलेगा? जब कोई पर्सन मेरिड है ना, जब पर्सन मेरिड है ना, और दोनों स्पाउस में से किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है, एक डिसीज्ड स्पाउस यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, सर्वाइविंग स्पाउस मतलब जो अभी जिसकी डेथ नहीं हुई है, दिस स्टेटस इज अवेलेबल फॉर 2 years फॉलोइंग द ईयर ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस एंड मे बी इलेक्टेड इफ। देखो, ये जो बेनिफिट है ना, आप कब तक ये फाइल कर सकते हो? देखो, जिस ईयर में डेथ हो रही है, जिस ईयर में डेथ हो रही है उस ईयर में तो आप एमएफजे में रिटर्न फाइल कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, सपोज दैट 2020 में डेथ होती है एक स्पाउस की, तो उस ईयर में तो आप एमएफजे में रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन 2021 और 2022 में आप एज अ क्वालिफाइंग विडो और विडोर रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब यहां पर रिटर्न फाइल करने में क्या बेनिफिट है? सिंगल रिटर्न क्यों ना फाइल कर दें, यहां पर आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इन कंपेयर टू सिंगल, इसलिए तो ये प्रोविजन है। अदरवाइज सिंगल में फिर रिटर्न फाइल होता है ना, क्योंकि एक ही स्पाउस है। तो क्या बोलता है ये, 2 साल तक आपको बेनिफिट मिलते हैं। जिस ईयर में डेथ हो रही है उस ईयर में तो आप एमएफजे में रिटर्न फाइल कर सकते हो।
लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर तक आप QW में रिटर्न फाइल कर सकते हो, यानी कि क्वालिफाइंग विडो और विडोर के स्टेटस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। द सर्वाइविंग स्पाउस डिड नॉट रीमेरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, क्या कंडीशन है, ये ऑप्शन कब चूज कर सकते हो? द सर्वाइविंग स्पाउस डिड नॉट रीमेरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो सपोज दैट 2020 में डेथ हुई, तो 2020 के एंड तक रीमेरी नहीं करा है सर्वाइविंग स्पाउस ने, यानी कि वो अभी भी MFJ में ही रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये स्टेटस मिल जाएगा QW का। द सर्वाइविंग स्पाउस क्वालिफाइड फॉर द मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न स्टेटस फॉर द टैक्स ईयर ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस, है ना, मतलब कि उसको क्या मिल रहा है यहाँ पर, MFJ में रिटर्न फाइल कर सकती है वो। द सर्वाइविंग स्पाउस मेंटेन अ हाउस होल्ड फॉर द टैक्सेबल ईयर, द हाउस होल्ड मेंटेनेंस मीन्स द स्पाउस फर्निश द मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट टू द मेंटेन हाउस होल्ड। देखो मैं नटशेल में बता देता हूँ प्रोविजन क्या है। यहाँ पर भी आप क्वालिफाइंग विडो और विडोर का फाइलिंग स्टेटस कब मिलेगा, जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट चाइल्ड हो, क्या हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट चाइल्ड हो, तो ही क्वालिफाइंग विडो और विडोर का स्टेटस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब सर्वाइविंग स्पाउस के साथ में क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग चाइल्ड होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड है, इट मींस एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, हाउस को कौन मेंटेन कर रहा है, मोर देन 50% एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, सर्वाइविंग स्पाउस कर रहा है, ठीक है। तो क्या कंडीशन से देख लेते हैं। The householder must be principal place of the adopt of a qualifying dependent of the surviving spouse. The dependent must be the son or the daughter, a stepson or the stepdaughter, or an adopted child. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर कौन डिपेंडेंट होना चाहिए, यहाँ पर डिपेंडेंट होना चाहिए या तो सन या तो डॉटर, स्टेप सन स्टेप डॉटर भी चलेगा, और एन एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड को हमेशा ही अपना चाइल्ड माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जनरली हम फोस्टर चाइल्ड को भी क्या मानते हैं, फोस्टर चाइल्ड को भी चाइल्ड के डेफिनेशन में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, पूरे इनकम टैक्स में ये एक एक्सेप्शन है। दिस डज नॉट इंक्लूड द फोस्टर चाइल्ड, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल डिपेंडेंट रूल्स, है ना। तो जो फोस्टर चाइल्ड है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। नोट, एन एडॉप्टेड चाइल्ड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ टैक्स पेयर्स ऑन चाइल्ड, दैट इज द टर्म्स चाइल्ड इंक्लूड्स adopted child. The surviving spouse can file a joint return in the tax year of the death of the spouse, है ना। देखो क्वालिफाइंग विडो और विडोर का स्टेटस कब मिलेगा, जब एक स्पाउस की डेथ हुई थी उस ईयर में, क्या वो MFJ में रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल थे क्या, यस, तो ही क्वालिफाइंग विडो और विडोर का स्टेटस मिलता है। The surviving, that is the surviving spouse must not have remarried prior to the end of the year। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो MFJ में कब रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जब सर्वाइविंग स्पाउस ने रीमेरी नहीं कराओ। वैसे ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, वो रिपीट हो रहा है पॉइंट एक तरीके से। अगर कोई यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लेना कि रीमेरी नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, इट मींस वो MFJ में रिटर्न फाइल कर सकता है, ठीक है ना। सिंगल का स्टेटस, सिंगल मतलब अनमेरिड पर्सन जिसने कभी मेरिड नहीं किया हो, या मेरिड बट लीगली सेपरेटेड, मेरिड बट लीगली सेपरेटेड यानी कि उनका डाइवोर्स फाइनल हो चुका है, या फिर नॉट क्वालिफाई फॉर द सर्वाइविंग स्पाउस, या फिर वो सर्वाइविंग स्पाउस में क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना। अगर सर्वाइविंग स्पाउस में क्वालिफाई हो जाए तो फिर तो वो वहां पर रिटर्न फाइल कर देगा, वहां पर ज्यादा बेनिफिट है। नॉट हेड ऑफ हाउस होल्ड, ना ही वो देखो, ना तो वो HOH में रिटर्न फाइल कर पा रहा है, ना ही सर्वाइविंग स्पाउस यानी कि क्वालिफाइंग विडो और विडोर के स्टेटस में रिटर्न फाइल कर पा रहा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द सिंगल, है ना। क्योंकि MFJ और MFS तो मेरिड वाले के लिए मिलेगा। सिंगल का मतलब क्या है, अनमेरिड, नेवर मेरिड, या फिर मेरिड बट लीगली सेपरेटेड, मतलब वो सेपरेट हो चुके हैं। एग्जाम्पल, जॉर्ज एंड रेबेका married 5 years ago. At the end of the current year, they were legally separated under the final decree of separate maintenance. They are considered unmarried. तो उनको अनमेरिड कंसिडर कर दिया जाएगा फॉर द ईयर एंड year for the year, and neither has qualified dependent, they will each file as a single individual, ठीक है ना। अगर उनके अगर मान के चलो कोई क्वालिफाइंग डिपेंडेंट हो तो फिर उस केस में देखा जाएगा कि HOH मिलेगा या नहीं, या सर्वाइविंग स्पाउस मिलेगा या नहीं, है ना। सर्वाइविंग स्पाउस तो मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि डेथ होना चाहिए उस केस में। तो हम, अगर कोई क्वालिफाइंग डिपेंडेंट है तो फिर हम HOH की ओर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर सिंगल ही एक ऑप्शन बचता है।
तो ये आपके 5 क्वालिफाइंग स्टेटस होते हैं, ठीक है। तो मैं क्विक आपको समरी बता देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पर बना देता हूँ एक्सेल में। MFJ, ये डेथ वाले केस में प्रॉब्लम आती है। हम सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4, है ना, 4-5 सिनेरियो क्रिएट करके हम इसको टेस्ट करते हैं। हस्बैंड और वाइफ, एक ऑप्शन ले लेते रीमेरी का, और फाइलिंग स्टेटस। चलिए, तो हम सिचुएशन क्रिएट करते जाते हैं और उसको आगे देखते जाते हैं कि क्या क्या होगा। 2021 ईयर है। हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यहाँ पर डेड हो जाता है। वाइफ सर्वाइविंग स्पाउस, रीमेरी, यस। तो देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ सर्वाइविंग स्पाउस है, लेकिन उसने क्या कर लिया, रीमेरी कर लिया बिफोर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर एंड होने से पहले ही रीमेरी हो गया। फाइलिंग स्टेटस क्या मिलेगा, बताइए। क्या एमएफजे में रिटर्न फाइल कर सकती है क्या? क्या क्यूडब्ल्यू में फाइल कर सकते हैं क्या? क्वालिफाइंग विडो में रिटर्न फाइल हो सकता है क्या? पहली चीज तो ये सोचो, क्या क्यूडब्ल्यू में क्वालिफाइंग विडो और विडोर के केस में क्या फाइलिंग स्टेटस मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि वहां पहली कंडीशन क्या है, रीमेरी नहीं होना चाहिए। अगर रीमेरी है तो फिर क्यूडब्ल्यू का स्टेटस नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर कौन सा स्टेटस मिलेगा, यहाँ पर क्या एमएफएस वाला स्टेटस मिलेगा? नहीं, यहाँ पर एमएफजे का और एमएफएस दोनों स्टेटस मिल सकते हैं। देखो, एमएफएस एमएफएस का मिलेगा, मिलेगा ना एमएफएस का, क्योंकि डेथ वाले केस में हम मेरिड मानते, क्या मानते हैं, होल ईयर के लिए मेरिड मानते, ठीक है। तो एमएफएस में रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लेकिन उसने तो लास्ट डे क्या कर ली थी, मेरी कर ली थी ना, मतलब वो उसका मेरिटल स्टेटस कैसा है, मेरिड है। अगर इसने रीमेरी नहीं भी करी होती, अगर रीमेरी नहीं करी होती तो भी क्या मानते, लास्ट डे मेरिटल स्टेटस मेरिड ही मानते, ठीक है ना। डेथ वाले केस में आप ध्यान रखना, पूरे ईयर के लिए मेरिड माना जाता है। तो वो एमएफएस में रिटर्न फाइल कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। क्या एमएफजे में रिटर्न फाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, विद न्यू स्पाउस। एमएफजे में रिटर्न फाइल हो सकता है विद न्यू स्पाउस, है ना। जिसके साथ रीमेरी करी है उसके साथ में एमएफजे में रिटर्न फाइल किया जा सकता है, ठीक है। एक केस ये हो गया। आंसर है नो, रीमेरी नहीं करी तो कौन सा स्टेटस मिलेगा, जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर में आपको एमएफजे वाला बेनिफिट मिलता है। मतलब उस ईयर में आप एमएफजे में रिटर्न फाइल कर सकते हो, एमएफजे, है ना। क्या एमएफएस में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन है ही आपके पास। लेकिन एमएफजे में भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन एमएफजे में किसके साथ, अब देखना है यहाँ पर। एमएफएस लिख देता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं एमएफजे, एमएफजे, लेकिन किसके साथ, विथ डिसीज्ड स्पाउस, है ना, जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ में रिटर्न फाइल किया जा सकता है। मतलब हम ये बताएंगे ना, विद ओल्ड स्पाउस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ओल्ड स्पाउस नहीं, डिसीज्ड स्पाउस।
चलो अगला केस क्या हो सकता है, 2022 में डेथ कब हुई थी, 2020 डेथ हुई आपकी, एक काम करते हैं 2021 ही लेते हैं अभी भी, एक और केस लेते हैं यही वाला। सर्वाइविंग स्पाउस यस, रीमेरी नो, अब हम पार्ट बना रहे, थर्ड नंबर केस के पार्ट बना रहे। 2022 में सर्वाइविंग स्पाउस ने मेरी कर रही क्या, अभी भी नहीं करी। अब यहाँ पर कौन सा स्टेटस इसको मिल सकता है, बताइए। 2021 में डेथ हुई है हस्बैंड की, वाइफ सर्वाइविंग स्पाउस की कैटेगरी में है, रीमेरी करी है क्या, नहीं। 2022 में कौन सा स्टेटस मिलेगा, कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई चाइल्ड डिपेंडेंट नहीं, क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर ना तो एमएफजे मिलेगा ना ही एमएफएस मिलेगा, मत क्योंकि मेरिड ही नहीं है ना, क्योंकि लास्ट डे देखते हैं हम, है ना। तो क्या यहाँ पर एमएफजे मिलेगा क्या, नहीं। एमएफएस मिलेगा क्या, नहीं। एचओएच मिलेगा क्या, वो भी नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग विडो और विडोर, नहीं। तो यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस एक ही बचता है आपका, सिंगल। क्या बचता है, सिंगल बचता है। ठीक है, चलो इसको ही और एक्सटेंड कर लेते हैं। क्वालिफाइंग विडो और विडोर लेके आ जाते हैं यहाँ पर, क्वालिफाइंग चाइल्ड लेके आ जाते हैं ना, क्यूसी क्वालिफाइंग चाइल्ड है क्या, हम वो देखते हैं। सेम केस होता आपका, और मैं यहाँ पर लिख देता, यहाँ पर तो नो, और यहाँ पर आपका यस। अगर यहाँ पर क्या है, 2022 में हम केस चेंज कर रहे हैं, सर्वाइविंग स्पाउस ने अभी तक रीमेरी नहीं करी है, क्वालिफाइंग चाइल्ड है क्या, यस है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग विडो और विडोर का स्टेटस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्वालिफाइंग विडो और विडोर का स्टेटस यहाँ पर अवेलेबल है। तो कौन सा लेना चाहोगे यहाँ पर, क्वालिफाइंग विडो और विडोर का या फिर एचओएच का, विच एवर इज बेनिफिशियल। एचओएच का भी मिल सकता है ना, क्योंकि सर्वाइविंग स्पाउस है और उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है कोई पर्सन। तो डिपेंडेंट है मतलब एचओएच की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अनमेरिड है ना, अनमेरिड को एचओएच मिलता है। तो 2022 के एंड में तो ये अनमेरिड है अगर देखा जाए तो एचओएच का भी मिल सकता है। अब उसको चूज करना है कि यहाँ पर कौन सा बेनिफिशियल है, अगर क्वालिफाइंग विडो विडोर के केस में, क्वालिफाइंग विडो सॉरी क्यूडब्ल्यू के केस में, या फिर एचओएच के केस में, विच एवर इज बेनिफिशियल। तो वो कंपैरिजन करेगी, चार्ट अपना ये तैयार करेगी, कंप्यूटेशन करेगी अपने टैक्स का, देखेगी क्यूडब्ल्यू में ज्यादा बेनिफिट है तो क्यूडब्ल्यू में फाइल करेगी, अगर एचओएच में ज्यादा बेनिफिट है तो एचओएच में रिटर्न फाइल होगा।